हेलो गाइस, आज का चैप्टर है हमारा द एडवेंचर। गाइस ये चैप्टर काफी लेंदी है एंड काफी कंफ्यूजन भरा है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाने हैं। तो चलते हैं फटाफट से चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में आपको दो कैरेक्टर दिए गए हैं। फर्स्ट है गंगाधर पंत गायतोंडे एंड सेकेंड है राजेंद्र देशपांडे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर गंगाधर पंत गायतोंडे की बात करते हैं। ये एक हिस्टोरियन हैं और हमेशा हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री के बारे में सोचते रहते हैं और इन्होंने बहुत सारे हिस्ट्री फैक्ट दिए हैं। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने 5 वॉल्यूम की एक बुक भी लिखी है। इन्हें सेमिनार अटेंड करना बहुत ज्यादा पसंद है। इन्होंने अपनी लाइफ में 999 सेमिनार अटेंड किए हैं और अब ये मुंबई जा रहे हैं एक और सेमिनार को अटेंड करने। और मुंबई जाते समय इस सुनहरे सफर में वो कैटोस्टोपिक थ्योरी के बारे में सोचने लगते हैं। कैटोस्टोपिक थ्योरी बताती है कि कोई इवेंट ऐसा ना हो जैसा हमने सोचा है, तो फ्यूचर में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को नहीं मारा होता तो आज इंडिया का और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता और आज बॉर्डर्स पर जिन सोल्जर्स को मरना होता है वो नहीं मारे जाते। मतलब लड़ाई में जो सोल्जर्स मारे जाते हैं वो गंगाधर पंत गायतोंडे कैटोस्ट्रोपिक थ्योरी के बारे में सोच ही रहे थे कि उनकी कार एक ट्रक से जाकर भिड़ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें बहुत सारी इंटरनल इंजरीज भी होती हैं और वो कोमा में चले जाते हैं। और अब उनकी जिंदगी के चांस बहुत ज्यादा कम थे। जितने चांस उनके जिंदा रहने के थे उतने ही चांस उनके मर जाने के थे। तो बात यहाँ पर ये थी कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे। अब गाइस, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका था तो उनकी जो बॉडी थी वो तो कोमा में जा चुकी थी, बट उनका जो माइंड था वो अभी भी हिस्ट्री में ही था। वो सोच रहे थे कि अगर जो हिस्ट्री में हुए इवेंट्स हैं उनमें से कोई इवेंट्स चेंज हुआ होता, ऐसा हुआ होता तो क्या होता। क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम वो कैटोस्टोपिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उनके सपनों में हिस्ट्री में वो सारी चीजें हो रही थी जो कि सच नहीं थी। और ये सारी चीजें वो अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे से डिस्कस करते हैं। क्योंकि गाइस, गंगाधर पंत गायतोंडे का जो माइंड था वो अभी भी हिस्ट्री में था, तो वो अभी भी मुंबई जा रहे थे और ट्रेन से जा रहे थे। अब आप लोग कहेंगे ट्रेन से क्यों? तो गाइस, हिस्ट्री में कार नहीं होती थी, उन्हें ट्रेन से ही जाना था। तो उनकी जो कार थी वो ट्रेन में चेंज हो चुकी थी उनके माइंड में, इसीलिए वो ट्रेन से मुंबई जा रहे थे सेमिनार अटेंड करने। गाइज, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगी। कोमा में पहुंचने के बाद गंगाधर पंत गायतोंडे जीजा माता एक्सप्रेस में मुंबई जा रहे थे। अब गंगाधर पंत गायतोंडे सोच रहे थे कि आज सब कुछ बदला बदला क्यों लग रहा है, ना ही घर बने हुए हैं और सारी चीजें जो ट्रेन के आसपास होती हैं वो इतनी बदली बदली क्यों हैं। खैर, उन्हें 40 मिनट लगे लोनावला पहुंचने में। अब लोनावला से ट्रेन ने जो स्पीड पकड़ी तो कर्जत होते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी कि तभी गंगाधर पंत गायतोंडे के माइंड में आता है कि यार, मैं मुंबई क्यों जा रहा हूँ? मैं तो बिना प्लानिंग के कहीं भी नहीं जाता और कुछ भी नहीं करता, तो आज मैं बिना प्लानिंग के मुंबई क्यों जा रहा हूँ? फिर गंगाधर पंत गायतोंडे कहते हैं, चलो कोई नहीं, मैं मुंबई पहुंचकर द ग्रेट लाइब्रेरी में रिसर्च करूंगा कि पुणे से मुंबई का जो सफर है उसके बीच में जो टाउन और इंडस्ट्रीज थी वो गई कहाँ, उस रूट के बीच में जितने भी टाउन और इंडस्ट्रीज थे वो कहाँ गए। और इस टॉपिक पर मैं राजेंद्र देशपांडे से भी बात करूंगा। अब गंगाधर पंत गायतोंडे की जो ट्रेन थी वो बहुत लंबे पुल के नीचे से गुजरी। उसके बाद उन्हें एक ब्रिटिश कॉलोनी दिखी और उसके आगे वो चलते जा रहे थे और कुछ चीजें अब उन्हें दिखना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हमारी ट्रेन सरहद पर जाकर रुकी और फिर एक एग्लो इंडियन ने हमारा टिकट चेक किया जो कि टीटी की जॉब कर रहे थे। और एग्लो इंडियन उन लोगों को कहते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं बट वो इंडिया में परमानेंट बस जाते हैं। और उसी टाइम गंगाधर पंत गायतोंडे के सामने बैठे हुए एक खान भाई ने कहा, और भाई, क्या पहली बार मुंबई जा रहे हो? और गंगाधर ने भी कह दिया, हाँ शायद, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं पहली बार मुंबई जा रहा हूँ। और बात करते करते हम मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अगर स्टेशन की बात की जाए तो स्टेशन काफी साफ सुथरा था और वहां पर ब्रिटिश लोग और एल्गो इंडियन ही थे, ज्यादातर वही लोग वहां पर प्रेजेंट थे। इसके बाद जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने देखा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का
हेडक्वार्टर था सामने। और ऐसा नहीं था कि हेडक्वार्टर खराब पड़ा था या गंदा पड़ा था, उसमें काम चल रहा था, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चल रहा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रिटिश लोग तो 1957 में 1957 में ही ये देश छोड़कर जा चुके हैं, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो मुंबई आए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड जा चुके हैं और वो सोच रहे थे कि वो मुंबई में ही हैं या फिर इंग्लैंड। अब गंगाधर पंत गायतोंडे ने कहा कि अब मैं पागल हो जाऊंगा, ये सारी चीजें मुझे पता नहीं क्यों इतनी अजीब लग रही हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने भाई गायतोंडे, विनय गायतोंडे से मिलूंगा। और वो स्टेशन से राइट चलने लगे, चलते जा रहे थे। आखिरकार एक व्हाइट बिल्डिंग मिली जिसमें उनके भाई विनय गायतोंडे मिलने वाले थे। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग तो व्हाइट है, बट इसका नाम बदला हुआ क्यों है? जब वो अंदर गए तो उन्हें एक व्हाइट ड्रेस में ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई दी। उन्होंने कहा हाय व्हाइट ब्यूटी, एंड वो अंदर चले गए। उन्होंने व्हाइट ब्यूटी से कहा विनय गायतोंडे, तो उन्होंने कहा ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, फिर भी मैं एक बार चेक करती हूँ। अब उन्होंने चेक किया तो मिस्टर विनय गायतोंडे टेलीफोन लिस्ट में थे ही नहीं, तो उन्होंने एक बार फिर से चेक किया। इस बार वो एम्प्लॉय लिस्ट में चेक कर रही थी, बट वहां भी विनय गायतोंडे नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तो उसने सोचा कहीं ये बुढ़ऊ चांस तो नहीं मार रहा है। उसने कहा कोई नहीं, चलो एक और लिस्ट है उसमें भी चेक कर लेती हूँ। बट उस लिस्ट में भी कुछ नहीं था। तो वो व्हाइट ब्यूटी अपने माइंड में ही सोच रही थी कि जरूर ये बुढ़ऊ जो है वो मुझ पे चांस मार रहा है। और फाइनली उनसे कहती है सॉरी सर, हमारी कंपनी में कोई भी विनय गायतोंडे नाम का इंसान काम नहीं करता है। अब गंगाधर पंत गायतोंडे कहते हैं क्या यहाँ पर वो काम नहीं करता? वो कहते हैं चलो कोई नहीं, एक बार मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर सारी चीजें मुझे क्लियर होंगी और मैं पता कर पाऊंगा आखिर चल क्या रहा है। अब गाइज यहाँ पर स्टोरी जितनी मैंने बोली है उतनी एक बार फिर से बताती हूँ कि मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे का एक्सीडेंट हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और वो एक्सीडेंट के बाद कोमा में गए हुए हैं। अब उनके माइंड में दो बातें चल रही थी कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और दूसरा कि हिस्ट्री में अगर कोई क्लॉट चेंज हो गया होता तो क्या होता। इसीलिए जब उनके माइंड में ये सारी बातें जो अभी हमने सुनी पीछे, वो सारी बातें उनमें जितनी भी चीजें थी उन्हें चेंज दिख रही थी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री में जो क्लॉट था वो चेंज हो चुका था और वो मुंबई जा रहे थे, तो इसलिए वो मुंबई जा रहे हैं। और मुंबई के रास्ते में जितनी भी चीजें उन्हें दिख रही थी वो सारी क्या थी? चेंज दिख रही थी। अब वो इसी चीज को क्लियर करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे थे कि जो उनके साथ चल रहा है वो आखिर है क्या। अगर पिक्चर अभी तक आपको समझ नहीं आ रही है, मतलब जो भी मैंने बताया वो अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर से ट्राई करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। खैर, लाइब्रेरी पहुंचने के बाद गंगाधर पंत गायतोंडे अपने ही द्वारा लिखी हुई 5 वॉल्यूम बुक को ऑर्डर कर देते हैं और वो उस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ी, उसमें भी कोई चेंज नहीं था। सेकेंड वॉल्यूम पढ़ा, उसमें भी कोई चेंज नहीं था। थर्ड वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं था। यहाँ तक कि फोर्थ वॉल्यूम जिसमें औरंगजेब के बारे में बताया गया था, उसमें भी कोई चेंज नहीं था। अब उन्हें ये आशा थी कि शायद औरंगजेब की मौत के बाद कुछ चेंज हुआ होगा। अब बारी थी उनकी 5th वॉल्यूम, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई बुक की 5th वॉल्यूम को स्टडी करने की। अब आखिरकार गंगाधर पंत गायतोंडे को पता चल ही गया कि हिस्ट्री में कहाँ चेंज आया था और कौन सा चेंज आया था। अभी तक गंगाधर पंत जानते थे कि मराठा हार गए थे। अभी तक गंगाधर पंत जानते थे कि पानीपत की लड़ाई में जो मराठा थे वो अब्दाली से हार गए थे, बट बुक में लिखा था कि मराठा अब्दाली से जीत गए थे। यही चेंज उन्हें मिला। गंगाधर पंत कहते हैं कि इस बुक को पढ़ के मुझे राइटिंग स्टाइल तो मेरा ही लग रहा था, पर सच बताऊं तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि ये बुक मैंने ही लिखी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बुक मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। खैर, मैंने बुक को पढ़ना जारी रखा और मैंने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा की जीत की वजह से सदमे में आ गई थी। ब्रिटिशर्स दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास तक ही सीमित रह गए। साथ ही साथ जो मराठा लोग थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बनाए रखा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि दिल्ली सल्तनत के रहते हुए ही हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं। साथ ही साथ वो जानते थे कि दिल्ली सल्तनत पॉलिटिक्स में स्ट्रांग है और सारी चीज़ों में भी स्ट्रांग है, पर वो चाहते थे मराठा इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश से हेल्प मांगी और बदले में ब्रिटिशर्स के लिए अनलिमिटेड एक्सपोर्ट का परमिशन दे दिया। अब ये जो लिमिट थी वो थी 2001 तक की।
अनलिमिटेड एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो। पर धीरे धीरे इंडिया में भी डेमोक्रेसी की लहर चली और इंडिया में किंगडम की पावर धीरे धीरे कम होने लगी। अब ये सब पढ़ के गंगाधर पंत के मन में इंडिया के प्रति जो रिस्पेक्ट थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये सारी बातें तो ठीक हैं, पर मराठा पानीपत के युद्ध में जीते कैसे, जहां तक कि सबको पता है और हिस्ट्री भी बताती है कि मराठा हार गए थे। ये सब जानने के लिए मैंने लाइब्रेरियन से बाहू साहिब बांची बाखर ऑर्डर कर दिया उन्होंने। उसमें लिखा था विश्वास साहू ने अब्दालीस को धूल चटाने के लिए अपने घोड़े के लिए गोलीबारी के बीच में घुसा दिया था, और उसमें यह भी लिखा था कि एक गोली उनके कान के बिल्कुल पास से निकल गई। अगर वो गोली उन पर लग जाती तो मराठा ये युद्ध हार जाते। जब ये सारी बातें गंगाधर पंत पढ़ ही रहे थे तभी लाइब्रेरियन आता है और कहता है, सर 8 बज चुके हैं, अब मुझे लाइब्रेरी बंद करनी होगी। और मैंने जल्दी में वो बुक अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख ली। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने खाना खाने के बाद अपनी पॉकेट में पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो वो बुक उसमें रखी हुई थी। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा ये सब कुछ गलत था, क्योंकि ये सब गंगाधर पंत की जो इमेजिनेशन है वो इमेजिन कर रहे थे, बट ऐसा हिस्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, मराठा हारे थे, ये सच है, वो नहीं जीते थे। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि उनके माइंड में चल रहा था कि गंगाधर पंत खाना पीना करने के बाद आजाद स्टेडियम की तरफ चल दिए, जहां पर एक सेमिनार चल रहा था पहले से ही। जैसे ही वो पंडाल के अंदर घुसे उनकी आंखें चौंक गई, क्योंकि हर एक समारोह में 3 लोग होते हैं, एक पब्लिक, चेयरपर्सन और स्पीच देने के लिए स्पीकर। बट वहां पर पब्लिक भी थी, स्पीकर भी था। अब चेयरपर्सन कौन था ये बात हमें नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अब गाइस बात कुछ ऐसी थी कि गंगाधर पंत जब अंदर एंटर किए तो पब्लिक की सारी सीटें भरी हुई थी और स्पीकर बोल रहा था, बट जो चेयरपर्सन की कुर्सी थी वो खाली थी। और पता नहीं क्यों गंगाधर पंत गायतोंडे को लगा कि ये कुर्सी उनको बुला रही है और वो जाकर उस पर बैठ जाएं। अब गंगाधर पंत गायतोंडे को तो उस चेयर पर बैठकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बट शायद पब्लिक को उनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अब वहां की पब्लिक चिल्लाने लगी कि चेयर खाली करो, चेयर खाली करो। कि आपको पता नहीं है कि किसी भी समारोह में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक स्पीकर और एक पब्लिक। ये चेयर तो सिंबॉलिक है। अब ये चीज सुनकर मेरा जो माथा था, मतलब गंगाधर पंत का जो माथा था, वो खटक गया। भाई ये क्या था? अब ये सबको समझाने के लिए गंगाधर पंत गायतोंडे ने स्पीकर से माइक छीन लिया। अब क्योंकि उन्होंने 999 समारोह अटेंड किए थे तो अब उनका जो हर्ट हो रहा था दिल, भाई ये क्या था, मैं इतने सारे समारोह अटेंड कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो रही है, कुछ भी कर लो भाई, ये मत करना। तो उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोलना स्टार्ट किया। गंगाधर जी ने कहा कि बिना चेयरपर्सन के सेमिनार ऐसा है जैसे बिना राजा के राज्य। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे। अब गाइस गंगाधर पंत जी बताते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया था कि सारी पब्लिक मुझ पे अंडे, टमाटर, चप्पल फेंकने लगी। खैर, आपको क्या लगता है कि मैं इस सब से डर जाऊंगा? मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। इतने में ही पता नहीं पब्लिक को क्या हुआ कि उसने मुझे गोद में उठाया और बाहर ले जाकर फेंक दिया। ठीक है, उनको गोद में उठाकर बाहर ले जाकर फेंक दिया। अब गंगाधर पंत गायतोंडे जी राजेंद्र देशपांडे से कहते हैं कि भैया यहाँ तक तो मुझे था याद, अब 2 दिन में कहा था ये मुझे नहीं पता। अब गंगाधर पंत राजेंद्र देशपांडे से पूछते हैं कि भैया अब तुम बताओ आखिर ये हो क्या रहा है। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि राजेंद्र देशपांडे गंगाधर पंत गायतोंडे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये सारी जो डिस्कशन है वो सब राजेंद्र देशपांडे से गंगाधर पंत कर रहे थे। और ये जो उनकी थी हिस्ट्री में सोच रहे थे वो, जबकि वो कोमा में थे। अब राजेंद्र जी ने गंगाधर से पूछा कि तुम एक्सीडेंट से पहले कर क्या रहे थे? तो जो गंगाधर हैं उन्होंने बताया कि हाँ, मैं कैटोस्ट्रोपिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था। अब राजेंद्र देशपांडे गंगाधर पंत को बताते हैं कि अब मुझे समझ आया आखिर हुआ क्या था। क्योंकि तुम कैटोस्ट्रोपिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा कि कोई जो इवेंट है हिस्ट्री का वो चेंज हुआ होगा, इसीलिए तुमने जो पानीपत का युद्ध था उसमें मराठा की जीत मान ली। ठीक है, जबकि वो हारे थे। अब यहाँ पर क्या था, तुम्हें लगा कि जब तुम रास्ते में जा रहे थे तो वहां पर ब्रिटिश कॉलोनी ये सब कुछ होना चाहिए, वो नहीं था क्योंकि मराठा हार गए थे।
ये सब चीजें तुम्हारे माइंड में चल रही थी क्योंकि तुम कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे। अब गंगाधर पंत कहते हैं कि अरे हमारे सो कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे भैया जी का मानना है कि मैं कोमा में पड़े पड़े सपने देख रहा था। गंगाधर राजेंद्र से कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो फेक नहीं, वो रियल है। लाइब्रेरी से बाहर वो कहते हैं कि जब मैं लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था तो मैंने बताया था ना कि एक बुक मैंने अपने पॉकेट में रख ली थी और मैं भूल गया था। बेटा वो बुक तो मैंने वापस कर दी थी, बट उससे जो नोट्स बनाया था ना वो अभी तक मेरे पास है और रखा हुआ है प्रूफ के तौर पे। इसमें साफ साफ लिखा है कि मराठा जीत गए थे, कैसे जीते थे। अब राजेंद्र देशपांडे कहते हैं यार गंगाधर तुमने तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। वो कहते हैं यार तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे मैंने सोच लिया, मेरे पास तुम्हारी इस चीज के लिए भी। देखो गंगाधर, हम सबको पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे एटम्स हैं, वैसे ही हमको पता है कि इस दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्स हैं, और अगर हम अर्थ को एटम के न्यूक्लियस से कंपेयर करें तो उस स्केल में हम सब इलेक्ट्रॉन हुए। गंगाधर पंत कहते हैं हाँ जी। तभी वो कहते हैं कि तुमने पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वो एटम से बाहर निकल आते हैं। तभी वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ह्यूमन को देखें तो बहुत सारी एनर्जी मिले तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। फिर गंगाधर जी कहते हैं हाँ सही पकड़े हैं राजेंद्र बाबू, मैं समझ गया। जैसे ही मेरे पास एनर्जी आई मैं दूसरे यूनिवर्स में चला गया, और जैसे ही ये एनर्जी खत्म हुई मैं अपने यूनिवर्स में वापस आ गया। पर यार राजेंद्र इतनी सारी एनर्जी मेरे पास आई तो आई कहाँ से? तभी राजेंद्र कहते हैं साइंस में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर अभी तक हमें नहीं मिले हैं। अब मुझे जितना पता था मैंने उतना तुम्हें बता दिया। हो सकता है तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से ये एनर्जी तुम्हारे माइंड से निकली हो। खैर जो भी हुआ हो, अब तुम मेरे साथ मुंबई चलो क्योंकि मुझे पानीपत के युद्ध पर एक सेमिनार रखा गया है और उसे अटेंड करने के लिए हम दोनों को बुलाया गया है। तो फटाफट से हम दोनों मुंबई चलते हैं। चलो भाई, अब चेयरपर्सन के तौर पर अपने 1000वें सेमिनार को भी अटेंड कर लिया जाए। तभी गंगाधर पंत जी कहते हैं कि ना राजेंद्र भैया मैं नहीं जाऊंगा, मुंबई वाले जूते चप्पल तो मारते ही हैं, साथ ही साथ हड्डियां भी तोड़ देते हैं। गाइज यहीं पर खत्म होता है हमारा चैप्टर। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। वैसे बहुत ही बकवास चैप्टर था और इतना घुमा घुमा के बताया गया था, पता नहीं उनके माइंड की स्टोरी हमारी बुक में क्यों डाल दी गई। चलिए कोई नहीं, इस चैप्टर को पढ़ लीजिए और फटाफट से आपको याद हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। क्लास 11, 12 एंड 10 की सारी समरी मेरे चैनल पर प्रोवाइड है, फटाफट से जाकर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।